आसमानी कद मगर किरदार बौने दे दिए, कीमती पल थे हबस के औने पौने दे दिए, कि जिंदगी, जज्बात, दिल, रिश्ते, ईमान, वफा, कसम, वक्त ने इंसान को कितने खिलौने दे दिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, हाइड्रोकार्बन की सीरीज में आज हम पार्ट 6 लेकर आपके पास आ गए हैं और हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एल्केन को पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्कीन। एल्कीन स्टार्ट होने चल रही है हाइड्रोकार्बन में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे शिकायत करते हैं सर वीडियो अपलोड होता है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं। चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेज पाता है। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो यूट्यूब आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा और आप वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एल्कीन पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद जनरल फार्मूला एल्कीन का, इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन का, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन का, क्योंकि जो भी बातें हम लोग करेंगे एल्कीन की करेंगे। इसके बाद बॉन्ड लेंथ एल्कीन का, इसके बाद बॉन्ड एनर्जी एल्कीन का, सब देखेंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जनरल फार्मूला की बात करें एल्कीन की तो ये होता है CnH2n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आप देखिए ये है CnH2n, तो कार्बन का तो हो गया 12 और हाइड्रोजन का 2 तो हो गया 14n। कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट? 14n। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, या इसी को आप बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। और इनका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इनका बॉन्ड लेंथ होता है 1.43 एंगस्ट्रॉम। और बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो अप्रॉक्स 142 किलो कैलोरी बॉन्ड एनर्जी इनकी होती। अब अगर एल्कीन का हम लोग थोड़ा आइसोमेरिज में देखें, आइसोमेरिज, तो किसी भी एल्कीन को चेन आइसोमेरिज में शो करने के लिए चेन मिनिमम 4 कार्बन रखना होगा, ज़्यादा चाहे जितना हो, लेकिन 4 से कम कार्बन है तो चेन आइसोमेरिज में एल्कीन शो नहीं कर पाए। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखिएगा ये दोनों एल्कीन आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब आप पैरेंट चेन कर लेंगे तो पैरेंट चेन डिफरेंट आएगा। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की पैरेंट चेन मिलेगी, इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन की पैरेंट चेन मिलेगी, इसे चेन आइसोमेरिज्म बोलते। और फिर इसके बाद बच्चों आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, और पोजीशन शो करने के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन एल्कीन में होना चाहिए, तभी एल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगी। कैसे होगा देखिएगा, CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये दोनों एल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं। कैसे? आप देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ 1 पर है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर है, चाहे इधर से करेंगे तो भी 2 पर है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, इसी को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और याद रखिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एल्कीन और साइक्लो एल्केन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कौन कौन? एल्कीन प्लस साइक्लो एल्केन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते, जैसे CH3 CH11 CH2 प्लस दूसरा ले लें तो ये देखिए 3 कार्बन का, ये दोनों आपस में क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर। और अगला एक आइसोमर एल्कीन और शो करती है, चेन शो करती है, पोजीशन करती है, फंक्शनल करती है, और एक आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमर। अब इन चेन, पोजीशन, फंक्शनल के अलावा एल्कीन एक आइसोमर और शो करती है, एक क्या बल्कि 2 करती है, वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और कोई एल्कीन अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहती है तो उसके पास कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 6 कार्बन होना चाहिए। 6 से कम कार्बन होगा तो एल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगी। जैसे CH3 CH C2H5 CH11 CH2, देखिए एक कार्बन कायरल बन गया। कायरल कार्बन उसको बोलते हैं जिसके चारों बांड से अलग अलग ग्रुप जुड़े हों या एटम जुड़े हों, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये पूरा डिफरेंट, तो कार्बन कायरल हो गया। अगर कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेगा, अगर सिंगल कार्बन है तो कायरल। अब देखिएगा यहाँ पर 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके अलावा एक आइसोमेरिज्म और एल्कीन शो करता है, वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन के पास फिर से मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। 4 से कम कार्बन है तो एल्कीन ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगी। जैसे यह है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखिएगा एक CH3H CH3H, इसका नाम है सिस ब्यूट 2इन। सिस ब्यूट 4 कार्बन, ब्यूट 2इन, ठीक। अगर इसका दूसरा बनाए आइसोमर तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3H CH3, यह है ट्रांसब्यूट 2इन, ट्रांसब्यूट 2इन। तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। और अब हम लोग देखेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। बेसिकली बच्चों एल्कीन की स्टेबिलिटी देखने का 2 पैरामीटर हमारे पास है, एक तो स्टेबिलिटी मेजर करना और दूसरा स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना। ये दोनों डिफरेंट थिंग हैं, दोनों डिफरेंट बातें हैं। लोग सोचते हैं एक ही बात है, एक बात नहीं है। स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना वो अलग पैरामीटर है, अलग पैरामीटर से आएगा। स्टेबिलिटी मेजर करना वो एक अलग पैरामीटर से आएगा। अगर हम कहें स्टेबिलिटी एल्कीन की एक्सप्लेन करना है, एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए 2 पैरामीटर है, एक है रेजोनेंस, रेजोनेंस से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करें, और दूसरा पैरामीटर है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इन 2 पैरामीटर की हेल्प से हम किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि आप एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट, तो किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने के 2 पैरामीटर हैं। पहला है स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और दूसरा पैरामीटर है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन। लीजिए
इन दोनों पैरामीटर से हम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और इन दो पैरामीटर से हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे एल्कीन की। और ये दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्टेबिलिटी के, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ कंबसन ज़्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ कंबसन कम तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें उसे हाइपर कंजुगेशन से आपको स्टेबिलिटी दिखाएं, तो मान लीजिए हमने पहला एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, चौथा एल्कीन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, पांचवा एल्कीन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा, इन एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना है और हम निकालेंगे हाइपर कंजुगेशन। और अगर आपको हाइपर कंजुगेशन ना आता तो जरा भी परेशान मत होना, जीओसी में हमने हाइपर कंजुगेशन निकालने का ट्रिक सिखाया है। ट्रिक से हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है बस यूट्यूब में सर्च करिएगा हाइपर कंजुगेशन पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लास से, जो वीडियो आएगा तुरंत देखिएगा। देखिए, अब इस डबल बॉन्ड कार्बन के इधर और न तो इधर कोई अनसैचुरेटेड कार्बन नहीं है, यानी इसमें नो हाइपर कंजुगेशन, कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब इधर देखिए, इस कार्बन से लगा अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो हम बोलेंगे कि इसके पास 3 हाइपर कंजुगेशन है। इधर देखिए, इसके पास अल्फा कार्बन, इधर इसके पास अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 हाइपर कंजुगेशन है। ठीक, इधर आइए, अनसैचुरेटेड कार्बन लगा अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, इधर अल्फा कार्बन, 3 6 9 हाइपर कंजुगेशन इस एल्कीन के अंदर विद्यमान है। इधर आइए, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 6 9 12, टोटल 12 हाइपर कंजुगेशन है। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एल्केन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन के, यानी जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन एल्कीन में रहेगा उतना ज़्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इस एल्कीन में है, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल और सबसे कम ये स्टेबल। यानी अगर हम बात करें नंबरिंग हिसाब से तो 5वें नंबर की एल्कीन सबसे मोस्ट स्टेबल है, चौथे नंबर की एल्कीन, फिर तीसरे नंबर की एल्कीन और सबसे कम पहली स्टेबल है। यह है आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिएगा, अब अगर बच्चों मान लो कि कुछ 1 2 3 एल्कीन ऐसी दे दी जाएं जिसमें हाइपर कंजुगेशन सेम आए, जैसे आपने कहा कि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, हाइपर कंजुगेशन कम तो स्टेबिलिटी कम, और मान लो 2 एल्कीन ऐसी है जिसमें हाइपर कंजुगेशन बराबर है, तब जैसा एग्जाम्पल देते हैं। देखिएगा, CH3 HC11C CH3 H, एक एल्कीन ये है, दूसरी एल्कीन ये है, तीसरी एल्कीन ये है, देखिए इसका नाम है सिस ब्यूटीन, ये है ट्रांस ब्यूटीन और ये है आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। देखिएगा, इस एल्कीन को देखिए, अनसैचुरेटेड कार्बन लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन,
तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन है। कुछ लोग कहेंगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन भी ले लीजिए। बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए सबसे पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो उस हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होता है। तो टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। देखिए यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? बस एक ट्रिक याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं नीट का या जेई का, तो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं? टिक करते हैं। जो सही है टिक टिक टिक। तो बस ट्रिक याद रखो, टिक टिक। सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रांस, फिर आइसो, और सबसे कम स्टेबल सिस। ये स्टेबिलिटी का आर्डर है। यानी ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 नंबर का ये ट्रांस है। इसके बाद आइसो, यानी फिर तीसरा नंबर, और सबसे कम स्टेबल पहला नंबर। ये आ गया स्टेबिलिटी का आर्डर। ये तब लगाएंगे जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए। इसका भी रीजन है, आगे बताएंगे इसी चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एल्कीन को स्टार्ट कर दिया हाइड्रोकार्बन में। अब अगले वीडियो में सब जानकारी हो गई अपने पास, तो अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन में स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाया कैसे जाएगा उसके लिए अगला वीडियो आ रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रख रहे हैं। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको जानकारी मिली हो कुछ वीडियो से तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।